नमस्कार, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 जुलाई 2025 और जैसा कि एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये सपने अक्सर करंट अफेयर्स की ठोस समझ पर टिके होते हैं। बिल्कुल सही कहा। करंट अफेयर्स सिर्फ खबरें नहीं है, ये वो धागे हैं जिनसे कल का भारत बुना जा रहा है और आज हम इन्हीं कुछ अहम धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हमारे विश्लेषण का आधार है विश्वसनीय स्रोत जैसे पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और सरकारी विज्ञप्तियां। हम गहराई से बात करेंगे कई महत्वपूर्ण विषयों पर। जी, जैसे कि फिस्कल फेडरलिज्म मतलब राजकोषीय संघवाद पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। फिर प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा है जो हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिहाज से काफी अहम है। इसके अलावा आरबीआई का नया बुलेटिन भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या तस्वीर पेश कर रहा है। हिमालय में जीएलओएफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का बढ़ता खतरा और उसके लिए नए दिशा निर्देश। और हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का अगला बड़ा कदम शुक्रयान मिशन, जिसे औपचारिक मंजूरी मिल गई है। साथ ही सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे जैसे मिशन शक्ति का पुनर्गठन और निर्भया फंड के कार्यान्वयन की चुनौतियां भी देखेंगे। हमारी चर्चा जीएस पेपर के अनुसार संरचित रहेगी। पेपर 2 जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर आता है, फिर पेपर 3 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, और पेपर 1 और सोशल जस्टिस से जुड़े मुद्दे भी कवर होंगे। और आखिर में हमेशा की तरह हमारा खास यूपीएससी एग्जाम कॉर्नर भी होगा, जिसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्विज और रिवीजन फ्लैश कार्ड शामिल होंगे। तो श्रोताओं को आज की इस विस्तृत चर्चा से परीक्षा के लिए जरूरी जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और विश्लेषण करने की क्षमता भी विकसित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 से जुड़े पहले मुद्दे की, राजकोषीय संघवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, लैंडमार्क जजमेंट ऑन फिस्कल फेडरलिज्म। हाँ, ये फैसला भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर राज्यों के वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में, फाइनेंशियल राइट्स ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल। देखिए, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 9 जजों की संविधान पीठ ने 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। 9 जजों की बेंच, मतलब ये मामला काफी गंभीर और संवैधानिक महत्व का था। हाँ, बहुत ज्यादा। और फैसला आया है 8-1 के बहुमत से, 8:1 मेजॉरिटी। इसमें कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि रॉयल्टी जो खनिजों के खनन पर लगती है वो टैक्स यानी कर नहीं है। अच्छा, रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स। ये अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर रॉयल्टी टैक्स नहीं है तो ये राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी खनिज निकालने के अधिकार के बदले दिया जाने वाला भुगतान है। इट्स अ पेमेंट फॉर द राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। तो फिर टैक्स लगाने की शक्ति राज्यों को कहां से मिलती है? ये शक्ति मिलती है संविधान के आर्टिकल 246 और 7वीं अनुसूची की राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट या लिस्ट 2 से। इसमें एक एंट्री है, एंट्री 49। ये एंट्री 49 कहती है टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स यानी भूमि और भवनों पर कर। एंट्री 49, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। तो कोर्ट का कहना है कि खनिज युक्त भूमि भी इसी एंट्री 49 के दायरे में आती है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानसभाओं को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को खानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, अंडर एंट्री 49 ऑफ द स्टेट लिस्ट। और केंद्र सरकार का जो कानून है, MMDR एक्ट 1957, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, उसका क्या वो राज्यों की इस शक्ति को सीमित नहीं करता? नहीं। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि संसद द्वारा बनाया गया ये MMDR एक्ट 1957 राज्यों की इस संवैधानिक शक्ति को, जो उन्हें एंट्री 49 से मिली है, उसे सीमित या खत्म नहीं करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। मतलब केंद्र का कानून राज्य की संवैधानिक शक्ति पर हावी नहीं हो सकता इस मामले में। जी हाँ। और इस फैसले ने एक 35 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। 1989 का मामला था, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रॉयल्टी एक तरह का टैक्स है। ओह, तो 35 साल बाद उस दृष्टिकोण को बदला गया है। इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड केस ओवरटर्न्ड। हाँ, और इस 8.1 के बहुमत वाले फैसले में एक असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण भी था, जस्टिस BV नागरत्ना का। उन्होंने बहुमत से अलग राय रखी, जिसका संक्षिप्त उल्लेख करना भी जरूरी है।
हालांकि बहुमत का फैसला ही मान्य है। बिल्कुल। अब इस फैसले के विश्लेषण पर आते हैं। इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर होगा राज्यों की स्वायत्ता पर। स्टेट ऑटोनॉमी मजबूत होगी, खासकर वित्तीय मामलों में। हम पिछले कुछ सालों से फिस्कल सेंट्रलाइजेशन यानी राजकोषीय केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति देख रहे हैं, खासकर जीएसटी आने के बाद। हाँ, जीएसटी के बाद राज्यों की टैक्स लगाने की शक्ति काफी सीमित हो गई थी। बिल्कुल। तो ये फैसला उस केंद्रीकरण के मुकाबले एक तरह का संतुलन, काउंटर बैलेंस स्थापित करता है। राज्यों को राजस्व जुटाने का एक और महत्वपूर्ण जरिया मिल गया है, खासकर उन राज्यों को जो खनिज समृद्ध हैं। जैसे कौन से राज्य? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। हाँ, बिल्कुल। इन राज्यों के लिए ये बहुत बड़ी वित्तीय राहत हो सकती है। उनके पास अपने विकास कार्यों के लिए ज्यादा फंड्स उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी होगा। खनन उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? माइनिंग इंडस्ट्री। ये एक चिंता का विषय है। कंपनियों पर अब दोहरा बोझ आ सकता है, केंद्र को रॉयल्टी और राज्य को टैक्स। इससे उनकी लागत बढ़ सकती है, कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ सकता है। और क्या इससे मुकदमेबाजी, लिटिगेशन बढ़ने की आशंका है? हाँ, ये संभावना बनी रहती है। कंपनियों शायद राज्यों द्वारा लगाए गए टैक्स की दरों को या उसके तरीके को चुनौती दें, तो आगे चलकर कानूनी लड़ाइयां देखने को मिल सकती हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए, एक तरफ तो ये राज्यों को सशक्त करेगा, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की भावना मजबूत हो सकती है अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये केंद्र और राज्यों के बीच, खासकर खनिज समृद्ध राज्यों और केंद्र के बीच, नए तनाव भी पैदा कर सकता है। कैसे? हो सकता है केंद्र इस शक्ति को किसी और तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करे, या फिर राजस्व बंटवारे को लेकर नई बहस शुरू हो जाए। राजनीतिक प्रभाव भी होंगे, जाहिर है। तो निष्कर्ष क्या निकाले? ये राज्यों के अधिकारों की जीत है, लेकिन आगे चुनौतियां भी हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से राज्यों के वित्तीय अधिकारों की एक बड़ी जीत है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। राज्यों को इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। एक निष्पक्ष और पारदर्शी कर ढांचा बनाना होगा। और केंद्र और राज्यों को मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से काम करना होगा, ताकि इसका लाभ देश के विकास में हो। बिल्कुल। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो इसमें कई की कॉन्सेप्ट्स जुड़े हैं। फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद, सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, खासकर एंट्री 49, आर्टिकल 246 और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण। चलिए अब पेपर 2 के अगले मुद्दे पर चलते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा। हाँ, ये यात्रा भी काफी अहम है। भारत के लिए मालदीव एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है, मैरिटाइम नेबर, और पिछले कुछ समय से रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी। हाँ, वो इंडिया आउट अभियान और उसके बाद के घटनाक्रम। एग्जैक्टली। तो ये यात्रा जो 25-26 जुलाई 2025 को हो रही है, संबंधों को सुधारने, रीसेट करने की एक कोशिश है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर है। गेस्ट ऑफ ऑनर ये प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के पिछले साल नवंबर 2023 में पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री की पहली मालदीव यात्रा है। जी हाँ, प्रेसिडेंट मोइजू के आने के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ा था, खासकर उनकी चीन समर्थक नीतियों और इंडिया आउट अभियान को हवा देने के आरोपों के चलते। तो ये यात्रा एक तरह से बर्फ पिघलाने की कोशिश है। इस यात्रा का प्रमुख एजेंडा क्या है? व्हाट्स ऑन द टेबल? इसमें कई चीजें हैं। सबसे अहम है आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। बाइलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते और एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी निवेश संधि पर बातचीत आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। क्या पहले से कोई व्यापार समझौता है? हाँ, एक बुनियादी व्यापार समझौता 1981 से है, लेकिन अब उसे व्यापक बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का फ्रेमवर्क अपनाया था। इस यात्रा में उसकी प्रगति की समीक्षा भी होगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप नाम ही बताता है कि अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत के विजन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे अब विजन महासागर भी कहा जा रहा है, कि व्यावहारिक कार्यान्वयन का हिस्सा है। विश्लेषण करें तो क्या ये माना जाए कि रिश्तों में वाकई सुधार हो रहा है,
रीसेटिंग टाइज? लगता तो यही है। दोनों तरफ से व्यावहारिक हितों, प्रैग्मैटिक इंटरेस्ट्स का अभिसरण दिख रहा है। शायद मालदीव को भी समझ आ रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता के अपने जोखिम है, खासकर आर्थिक रूप से। और भारत की रणनीति क्या रही है? भारत ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य दिखाया है। एकदम से प्रतिक्रिया देने के बजाय भारत ने आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट पर जोर दिया है। ये FTA और निवेश संधि जैसे प्रस्ताव उसी रणनीति का हिस्सा है। ये चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद कर सकते हैं। तो क्या ये यात्रा सिर्फ समझौतों तक सीमित रहेगी या जमीनी स्तर पर भी कुछ बदलेगा? देखिए, समझौते होना एक बात है, उनका प्रभावी कार्यान्वयन दूसरी। ये यात्रा स्थिरता और आपसी विश्वास बहाली का एक महत्वपूर्ण अवसर जरूर है, लेकिन असली चुनौती होगी कि इन फ्रेमवर्क्स और समझौतों को कैसे एक संयुक्त दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इज की। यूपीएससी के लिए यहाँ कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, विजन महासागर, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आर्थिक कूटनीति और निश्चित रूप से जियोपॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र का भू राजनीति। ठीक है, अब आते हैं जीएस पेपर 2 के तीसरे अहम मुद्दे पर, भारतीय लोकतंत्र की स्थिति, खासकर संसदीय कार्यवाही और बहस के संदर्भ में। को भी दोनों सदनों में काफी व्यवधान, डिसरप्शंस और स्थगन एडजर्नमेंट्स देखने को मिले। व्यवधान का मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य मुद्दा रहा बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR कह रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। विपक्ष का आरोप है कि ये चुनावी हेरफेर का प्रयास है और वो इस पर सरकार से जवाब और चर्चा की मांग कर रहा है। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और विरोध किस तरह का हो रहा है? काफी तीखा विरोध। विपक्षी नेताओं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नाम शामिल हैं, उन्होंने SIR लिखे पोस्टर फाड़कर अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा। और क्या मुद्दे हैं जिन पे गतिरोध है? मणिपुर का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है। सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल को और 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। और राज्यसभा में रूल 267 का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, राज्यसभा में विपक्ष ने रूल 267 के तहत नोटिस दिए थे, जिन्हें उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया। रूल 267 एक ऐसा नियम है जिसके तहत सदन के लिस्टेड बिजनेस को सस्पेंड करके किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जा सकती है। तो विपक्ष किन मुद्दों पर रूल 267 के तहत चर्चा चाहता था? नोटिस कई मुद्दों पर थे, जिनमें बिहार SIR, मणिपुर की स्थिति और कुछ व्यापार सौदे, ट्रेड डील्स शामिल थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिससे विपक्ष और नाराज हो गया। तो इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो क्या ये सिर्फ हंगामा है या इसके गहरे मायने हैं? देखिए, ये सिर्फ हंगामा नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे संघवाद, फेडरलिज्म से जुड़े मुद्दे संसद में बहस और टकराव का केंद्र बन रहे हैं। बिहार SIR का मामला सीधे सीधे केंद्र राज्य शक्ति संतुलन और चुनाव आयोग की भूमिका से जुड़ा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार भी केंद्र राज्य संबंधों का ही एक पहलू है। तो क्या संसद इन मुद्दों पर बहस का मंच बनने की बजाय गतिरोध का शिकार हो रही है? एक तरह से हाँ, विपक्ष गतिरोध को अपनी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ध्यान खींचने के लिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देकर बहस टाल रहा है। इसे पार्लियामेंट्री रूल्स का वेपनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसका संसद के मूल काम पर क्या असर पड़ता है? डेलिब्रेटिव एंड ओवरसाइट फंक्शंस। जाहिर है नकारात्मक असर पड़ता है। जब सदन चलेगा ही नहीं तो कानून कैसे बनेंगे, सरकार के कामों की समीक्षा कैसे होगी, विचार विमर्श और निगरानी का काम ठप पड़ जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? ये भारतीय राजनीति के ध्रुवीकरण, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स और विवादास्पद केंद्रीय राज्य संबंधों का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विरोध प्रदर्शन और सरकारी कामकाज के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो गया है। जरूरत है रचनात्मक संवाद की, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की, लेकिन वो अभी दूर की कौड़ी लग रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, संसदीय प्रक्रियाएं, जैसे रूल 267, फेडरलिज्म, संघवाद, सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, रोल ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष की भूमिका, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार जैसे विषय यहाँ से जुड़ते हैं।
ये थे जीएस पेपर 2 के मुख्य मुद्दे। अब हम रुख करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 की ओर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और सिक्योरिटी। हाँ, सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं। आरबीआई ने अपना जुलाई बुलेटिन जारी किया है जो वैश्विक बाधाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। तो क्या कह रहा है आरबीआई? अर्थव्यवस्था मजबूत है या चिंता की बात है? आरबीआई का संदेश मिला जुला है। एक तरह का कॉशियस ऑप्टिमिज्म, सतर्क आशावाद झलकता है। उनका कहना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती है, डोमेस्टिक रेजिलियंस है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं। अच्छा, बुलेटिन की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? सबसे पहले आरबीआई ने वैश्विक व्यापार को लेकर चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि हम एक राइजिंग टैरिफ एरा यानी बढ़ते टैरिफ युग में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया भर में टैरिफ दरें 1930 के दशक के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती हैं। राइजिंग टैरिफ एरा, इसका कारण क्या है? मुख्य रूप से यूएस की व्यापार नीतियां और बढ़ता संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म। आरबीआई का कहना है कि 1 अगस्त 2025 से नए यूएस टैरिफ लागू होने की आशंका है, जिससे वैश्विक स्तर पर सौदे फाइनल करने की होड़ मची हुई है। और भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है? घरेलू मोर्चे पर जून-जुलाई में आर्थिक गतिविधि स्थिर बनी हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण है कृषि क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं, खासकर खरीफ फसल की। खरीफ क्रॉप। सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर में भी मजबूत गति बनी हुई है। उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री कैसा प्रदर्शन कर रहा है? उद्योग में थोड़ी नरमी है, लेकिन फिर भी वृद्धि जारी है। हालांकि मई में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) 9 महीने के निचले स्तर पर था, जो चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है? ये एक अच्छी खबर है। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन यानी मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति जून में लगातार 5वें महीने 4% के लक्ष्य के नीचे रही है। इसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में गिरावट है। लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी है इन्फ्लेशन को लेकर? हाँ, आरबीआई ने चेताया है कि दबाव फिर से उभर सकता है। सब्जियों की कीमतें, खासकर प्याज की, बढ़ रही हैं और कोर इन्फ्लेशन यानी गैर खाद्य, गैर ईंधन मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, जिसमें व्यक्तिगत देखभाल की लागत, पर्सनल केयर कॉस्ट्स का योगदान है। अर्थव्यवस्था में मांग, डिमांड कैसी है? आरबीआई को उम्मीद है कि मांग को समर्थन मिलेगा। इसके कारण है मुद्रास्फीति में कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ना, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की फ्रंट लोडिंग यानी शुरुआत में ही ज्यादा खर्च करना, और अनुकूल वित्तीय स्थितियां। लेकिन आपने नरमी के संकेतों का भी जिक्र किया। IIP के अलावा और क्या है? हाँ, बैंक ऋण वृद्धि, बैंक क्रेडिट ग्रोथ में भी कुछ कमी आई है और राज्य स्तरीय घाटे, स्टेट लेवल डेफिसिट्स में वृद्धि देखी जा रही है, जो चिंता का विषय हो सकता है। बाहरी क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में आरबीआई का क्या आकलन है? आरबीआई का कहना है कि बाहरी क्षेत्र स्थिर है, लेकिन फ्रेजाइल यानी नाजुक है। करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, चालू खाता घाटा को फाइनेंस करने के लिए जो पूंजी प्रवाह, कैपिटल इनफ्लोज आ रहा है, वो अपर्याप्त है। इसका मतलब है कि हमें अपने इंपोर्ट बिल और अन्य बाहरी भुगतानों को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ हद तक। इसी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी गिरावट आई है और जून में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर भी हुआ। तो विश्लेषण करें तो एक तरफ घरेलू स्थिरता है, दूसरी तरफ बाहरी नाजुकता, डाइकोटमी है। बिल्कुल, ये द्वंद्व साफ दिख रहा है। कृषि और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, लेकिन वैश्विक संरक्षणवाद का खतरा भारत की निर्यात महत्वाकांक्षाओं के लिए एक चुनौती है। यहीं पर भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति का अभिसरण महत्वपूर्ण हो जाता है ना? जैसे FTA पर जोर देना। एग्जैक्टली। यूके और यूएस जैसे देशों के साथ FTA फाइनल करने का रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। ये हमें वैश्विक टैरिफ युद्धों के असर से कुछ हद तक बचा सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? आरबीआई क्या सुझाव दे रहा है? निष्कर्ष यही है कि भारत को पॉलिसी एजिलिटी यानी नीतिगत लचीलापन और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट यानी रणनीतिक दूरदर्शिता दिखानी होगी। खासकर बाहरी क्षेत्र के प्रबंधन में बहुत सावधानी बरतनी होगी। यूपीएससी के लिए यहाँ कौन से टर्म्स और कॉन्सेप्ट जरूरी हैं? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, आरबीआई, एक्सटर्नल सेक्टर, बाहरी क्षेत्र, CAD, फॉरेक्स रिजर्व्स, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रोटेक्शनिज्म, FTAs और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP). ठीक है, अब GS पेपर 3 में पर्यावरण से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर आते हैं,
हिमालय में GLOF का खतरा। हाँ, GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, हिमनद झील विस्फोट बाढ़, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, खासकर हिमालयी क्षेत्र में जहां ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इसे अक्सर टिकिंग टाइम बॉम्ब कहा जाता है। टिकिंग टाइम बॉम्ब? हाँ। ये GLOF होता क्या है, थोड़ा समझाएंगी? जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो अक्सर उनके मुहाने पर पानी जमा होकर झील बन जाती है। ये झीलें मुरेन यानी ग्लेशियर द्वारा लाए गए मलबे के अस्थिर बांधों के पीछे बनती हैं। जब ये बांध किसी कारणवश टूट जाता है, जैसे भूकंप, भारी बारिश या झील में हिमस्खलन, तो झील का सारा पानी अचानक तेजी से नीचे की ओर बह निकलता है। यही GLOF है। और ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। हाँ, बेहद विनाशकारी। इसमें पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा, बोल्डर आदि होते हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकते हैं। हमने हाल के सालों में इसके भयानक परिणाम देखे हैं। जैसे 2021 में चमोली त्रासदी उत्तराखंड में को बहा दिया था। इन घटनाओं ने इस खतरे की गंभीरता को उजागर किया है। वैज्ञानिक डेटा भी चिंताजनक है। 1990 से 2020 के बीच भारतीय हिमालय में ग्लेशियर झीलों का क्षेत्र लगभग 70% बढ़ा है। तो इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। हाँ, सेंट्रल वाटर कमीशन, जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, उसने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, खासकर बांधों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, न्यू गाइडलाइंस। ये दिशा निर्देश किन राज्यों के लिए हैं और कितने बांधों को कवर करते हैं? ये 6 हिमालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। इनमें 100 से अधिक बांधों को शामिल किया गया है, more than 100 डैम्स। इन नए CWC दिशा निर्देशों में है क्या? What do they entail? इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, संरचनात्मक उपाय, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस, और गैर संरचनात्मक उपाय, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। संरचनात्मक उपायों में क्या शामिल है? इसमें नए बनने वाले बांधों के लिए ज्यादा मजबूत स्पिलवेज, अतिरिक्त पानी निकालने का प्रावधान है, और जो 100 से ज्यादा मौजूदा बांध हैं, उनकी रेट्रोफिटिंग की जाएगी। रेट्रोफिटिंग मतलब मौजूदा ढांचे को मजबूत बनाना, जैसे बांध के पेयर्स को मजबूत करना, गेट ऑपरेशन के लिए हॉस सिस्टम को अपग्रेड करना, उच्च प्रदर्शन वाले कंक्रीट का इस्तेमाल करना। इसके अलावा स्रोत पर हस्तक्षेप, जैसे झील से पानी निकालने के लिए साइफनिंग या ड्रेनेज चैनल बनाना भी शामिल है। और गैर संरचनात्मक उपाय क्या हैं? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उन्नत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, स्काडा सिस्टम का उपयोग करके रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, इमरजेंसी एक्शन प्लान्स यानी आपातकालीन कार्य योजनाएं तैयार करना और उन्हें नियमित रूप से अपडेट करना, और रक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना। ये दिशा निर्देश कितने प्रभावी होंगे? विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, ये दिशा निर्देश एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव दिखाते हैं। हम रिएक्टिव अप्रोच, आपदा के बाद प्रतिक्रिया, से प्रोएक्टिव रिस्क मिटिगेशन, सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण और रेजिलियंस बिल्डिंग, लचीलापन निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लक्ष्यों के अनुरूप भी है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, चैलेंजेस? बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट एडेप्टेशन की आर्थिक और इंजीनियरिंग चुनौतियां। मौजूदा बांधों की रेट्रोफिटिंग करना एक बहुत महंगा और तकनीकी रूप से जटिल काम है। इसके लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। और क्या ये क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय का सवाल भी उठाता है? हाँ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन इसका खामियाजा हिमालयी क्षेत्रों जैसे संवेदनशील इलाकों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। तो अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता का मुद्दा भी अहम हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? ये दिशा निर्देश एक अच्छी शुरुआत है। ये निश्चित रूप से आवश्यक कदम है, लेकिन इनकी प्रभावशीलता निर्भर करेगी इनके सख्त प्रवर्तन पर, पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराने पर और निरंतर वैज्ञानिक निगरानी पर। GS के लिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण है? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, खासकर GLOF, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, विशेष रूप से डैम्स, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, पर्यावरणीय शासन, CWC की भूमिका और सेंडाई फ्रेमवर्क। चलिए, अब GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। भारत का अगला बड़ा अंतरिक्ष मिशन शुक्रयान। हाँ, ये बहुत रोमांचक खबर है।
चंद्रयान और मंगलयान की शानदार सफलता के बाद इसरो अब वीनस यानी शुक्र ग्रह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे लोकप्रिय रूप से शुक्रयान कहा जा रहा है, उसे औपचारिक मंजूरी मिल गई है। शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी का जुड़वां वी कहते हैं, इस मिशन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शुक्र ग्रह के रहस्यों को सुलझाना। शुक्र और पृथ्वी आकार में लगभग समान है, लेकिन शुक्र एक बेहद गर्म और जहरीला ग्रह बन गया, जिसे रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं। शुक्रयान ये समझने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, जो हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी सुराग दे सकता है। इस मिशन की स्थिति क्या है और टाइमलाइन क्या है? स्टेटसिंग टाइमलाइन। इसे औपचारिक स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को दी थी। अब आईएसआरओ ने संभावित लॉन्च तिथि मार्च 29, 2028 बताई है। मार्च 29, 2028। और शुक्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यात्रा लगभग 112 दिनों की होगी। तो शुक्र की कक्षा में प्रवेश जुलाई 19, 2028 के आसपास होने की उम्मीद है। जुलाई 19, 2028। और ये मिशन कितने समय तक काम करेगा? मिशन ड्यूरेशन? योजना के अनुसार इसका वैज्ञानिक ऑपरेशनल लाइफ, साइंटिफिक ऑपरेशनल लाइफ 4 साल का होगा, 4 years। इसके वैज्ञानिक उद्देश्य क्या हैं? साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स? कई उद्देश्य हैं। शुक्र की सतह और उपसतह का मानचित्रण करना, सरफेस एंड सबसर्फेस मैपिंग, उसके घने वायुमंडल की जांच करना, एटमॉस्फेरिक इन्वेस्टिगेशन, उसकी केमिस्ट्री, गतिशीलता और संरचना को समझना, और शुक्र का सौर पवन के साथ कैसा संपर्क होता है, खासकर उसके आयोनोस्फीयर के साथ इसका अध्ययन करना। क्या वहां अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वॉल्केनिज्म, इसकी खोज करना। हाँ, मैंने सुना था कि शुक्र पर फॉस्फीन गैस मिलने के दावे हुए थे, जो जीवन का संकेत हो सकती है। जी हाँ, उन दावों की जांच करना भी शुक्रयान के उद्देश्यों में से एक है। हालांकि वो दावे काफी विवादास्पद रहे हैं। इस मिशन में कौन-कौन से प्रमुख उपकरण, पेलोड्स भेजे जा रहे हैं? इसमें कई उन्नत उपकरण होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है VSASR, यानी वीनस एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये शुक्र के घने बादलों के पार देखकर सतह का हाई रेजोल्यूशन मैप बनाने में सक्षम होगा। VSASR, सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये तो काफी शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, उम्मीद है कि ये नासा के पिछले मैजेलन मिशन से भी बेहतर डेटा देगा। इसके अलावा VSEM, वीनस सरफेस एमिसिविटी एंड एटमॉस्फेरिक मैपर होगा, जो सतह की संरचना, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट्स और वायुमंडलीय गैसों का अध्ययन करेगा। और भी पेलोड्स हैं? जी, VTC, वीनस थर्मल कैमरा, बादलों के ऊपर से थर्मल उत्सर्जन का नक्शा बनाएगा। VCMC, वायुमंडलीय परिसंचरण और बादलों की गति का अध्ययन करेगा। लाइव लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर वीनस, बिजली की गतिविधि का पता लगाएगा। क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन? हाँ, एक महत्वपूर्ण पेलोड है VSWAS, वीनस आयोनोस्फेरिक एंड सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर। ये भारत और स्वीडन के सहयोग से बना है और सौर पवन संपर्क का अध्ययन करेगा। VSWAS। इस मिशन का ISRO के लिए क्या महत्व है? विश्लेषण क्या कहता है? ये इसरो के विकास का प्रतीक है। मंगलयान एक तरह का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसमें करीब 15 किलो का पेलोड था। शुक्रयान एक पूर्ण साइंस मिशन है, जिसमें लगभग 100 किलो का पेलोड होगा, 100 किलोग्राम्स। तो ये इसरो की क्षमताओं में एक बड़ा लीप है। बिल्कुल, और ये भारत को एक स्ट्रेटेजिक नीश भी देता है। मंगल की तुलना में शुक्र ग्रह कम अन्वेषित है, अंडर एक्सप्लोर्ड, तो यहाँ वैज्ञानिक खोज की ज्यादा संभावनाएं हैं। ये हमें प्लैनेटरी एवोल्यूशन और रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट जैसे फंडामेंटल मुद्दों को समझने में मदद कर सकता है। VSAR की क्षमता भी महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, अगर VSAR उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करता है, तो ये भारत को शुक्र ग्रह के अध्ययन में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल कर देगा। ये मिशन भारत की बढ़ती वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रमाण है। निष्कर्ष ये है कि शुक्रयान भारत को एक अग्रणी स्पेसफेरिंग नेशन के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। निश्चित रूप से UPSC के लिए यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो मिशंस, प्लैनेटरी साइंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अपने विश्लेषण के अगले भाग में चलते हैं, पार्ट C, जो सोशल इश्यूज, हिस्ट्री और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। हाँ, इसमें हम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पर विशेष ध्यान देंगे। पहला मुद्दा है मिशन शक्ति का विखंडन,
या यूं कहें कि पुनर्गठन, डिकंस्ट्रक्टिंग मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, ये नाम तो सुना है, ये क्या है? मिशन शक्ति भारत सरकार की एक प्रमुख अम्ब्रेला योजना है, अम्ब्रेला स्कीम। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा, सेफ्टी, संरक्षा, सिक्योरिटी और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट को सुनिश्चित करना। ये 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 तक लागू है। अम्ब्रेला योजना मतलब इसके तहत कई सारी पुरानी योजनाएं आ गई हैं। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को एकीकृत, इंटीग्रेटेड करके एक समग्र ढांचा, होलिस्टिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इसमें लाइफ साइकिल कंटिन्यूम बेसिस का दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी महिला के जीवन के विभिन्न चरणों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। तो इसका नया स्ट्रक्चर क्या है? मिशन शक्ति को 2 मुख्य उपयोजनाओं, सब स्कीम्स में बांटा गया है, संबल और सामर्थ्य। संबल एंड सामर्थ्य। संबल, इसका फोकस किस पर है? संबल का फोकस है महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। इसके तहत कुछ पुरानी योजनाओं को समेकित, कंसोलिडेट किया गया है। कौन सी योजनाएं? इसमें शामिल है वन स्टॉप सेंटर्स, OSCs, जिन्हें सखी सेंटर भी कहते हैं, विमेन हेल्पलाइन, WHL, जिसका नंबर है 181, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, BBBP। OSCs, WHL 181, BBBP, ये तो जानी पहचानी योजना है। क्या संबल में कुछ नया भी है? हाँ, एक नया घटक, न्यू कंपोनेंट जोड़ा गया है, नारी अदालत, नारी अदालतें। नारी अदालतें ये क्या हैं? ये सामुदायिक स्तर पर महिला नेतृत्व वाले निकाय होंगे। इनका काम होगा महिलाओं के छोटे-मोटे झगड़ों और विवादों का वैकल्पिक समाधान, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रदान करना, खासकर पारिवारिक मामलों में। ये एक तरह की अनौपचारिक न्याय व्यवस्था होगी। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब दूसरी उपयोजना सामर्थ्य के बारे में बताइए। सामर्थ्य का फोकस है महिलाओं के सशक्तिकरण पर, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसमें भी कुछ पुरानी योजनाओं का विलय किया गया है। जैसे इसमें शामिल है शक्ति सदन, जो पहले की स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजनाओं को मिलाकर बना है। ये मुश्किल परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए आश्रय गृह है। सखी निवास, जो कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास है, वर्किंग विमेन हॉस्टल्स। पालना, जो नेशनल क्रैश स्कीम का नया नाम है, यानी बच्चों के लिए डे केयर सेंटर। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना है। तो सामर्थ्य में भी पुरानी योजनाओं का एकत्रीकरण है। क्या इसमें भी कोई नया घटक है? हाँ, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण नया घटक है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, HEW, महिला सशक्तिकरण केंद्र, HEW। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये क्या काम करेगा? HUV एक संस्थागत ढांचा होगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करेगा। इसका मुख्य काम होगा महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचने में मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना। ये एक तरह से सिंगल विंडो का काम करेगा। तो ये योजनाओं के बीच तालमेल बिठाने और महिलाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। बिल्कुल। विश्लेषण करें तो मिशन शक्ति का ये पुनर्गठन एक बड़ा कदम है। पहले महिलाओं से जुड़ी योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में बिखरी हुई थीं, साइलोज में काम कर रही थीं। अब उन्हें एक लाइफ साइकिल कंटिन्यूम अप्रोच के तहत लाने की कोशिश की गई है। और HEU की भूमिका इसमें काफी अहम लग रही है, लास्ट माइल डिलीवरी को सुधारने के लिए। हाँ, HEU को सूत्रधार, फैसिलिटेटर्स के रूप में देखा जा रहा है। ये विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण, कन्वर्जेंस लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या है? ये एक महत्वाकांक्षी पुनर्गठन है। हाँ, काफी महत्वाकांक्षी है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, एकीकृत, समग्र जीवन चक्र आधारित, लेकिन इसकी सफलता निर्भर करेगी इसके कार्यान्वयन पर, एग्जीक्यूशन पर। खासकर जो नए घटक है जैसे नारी अदालत और HEW, वो जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं, ये देखना होगा। UPSC के लिए इसमें क्या की टेकअवेज हैं? विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, शासन सुधार, वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, कार्यान्वयन चुनौतियां, और कॉन्सेप्ट्स लाइक कन्वर्जेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, अब सामाजिक न्याय से जुड़े दूसरे मुद्दे पे आते हैं, निर्भया फंड और उसकी जवाबदेही।
हाँ, निर्भया फंड भी अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर उसके उपयोग को लेकर। इसकी स्थापना 2013 में दिल्ली गैंगरेप की भयावह घटना के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए एक डेडिकेटेड गैर व्यक्तिगत कॉर्पस फंड, नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड बनाना। नॉन लैप्सेबल मतलब जो पैसा एक साल में खर्च नहीं हुआ वो अगले साल के लिए उपलब्ध रहेगा, लैब्स नहीं होगा। निर्भया फंड, तो इसके प्रशासन और आवंटन की प्रक्रिया क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलोकेशन। इसका प्रशासन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो करता है। लेकिन परियोजनाओं का मूल्यांकन और सिफारिश करने का काम एक अधिकार प्राप्त समिति, एम्पावर्ड कमेटी करती है, जिसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD के सचिव करते हैं। तो पैसा वित्त मंत्रालय के पास रहता है, लेकिन कौन सी योजना में लगेगा ये MWCD की समिति तय करती है? मोटे तौर पर हाँ, विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें अपनी परियोजनाएं इस समिति के सामने रखती हैं और समिति उनकी व्यवहार्यता और प्रभावशालीता का आकलन करके फंड जारी करने की सिफारिश करती है। उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए एक डेडिकेटेड गैर व्यक्तिगत कॉर्पस फंड, नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड बनाना। नॉन लैप्सेबल मतलब जो पैसा एक साल में खर्च नहीं हुआ वो अगले साल के लिए उपलब्ध रहेगा, लैप्स नहीं होगा। निर्भया फंड, तो इसके प्रशासन और आवंटन की प्रक्रिया क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलोकेशन। इसका प्रशासन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो करता है। लेकिन परियोजनाओं का मूल्यांकन और सिफारिश करने का काम एक अधिकार प्राप्त समिति, एम्पावर्ड कमेटी करती है, जिसकी अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD के सचिव करते हैं। तो पैसा वित्त मंत्रालय के पास रहता है, लेकिन कौन सी योजना में लगेगा ये MWCD की समिति तय करती है? मोटे तौर पर हाँ, विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें अपनी परियोजनाएं समिति के सामने रखती हैं और समिति उनकी व्यवहार्यता और प्रभावशालीता का आकलन करके फंड जारी करने की सिफारिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल आवंटन और उपयोग का, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। कितना पैसा आवंटित हुआ है और कितना इस्तेमाल हुआ है? 2024-25 तक इस फंड में कुल 7,712.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 7,712.85 करोड़ रुपए। इसमें से आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 5,846.08 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है, 5,846.08 करोड़ रुपए, यानी करीब 76%, 76%। ये तो सुनने में ठीक लगता है, फिर आलोचना क्यों होती है? आलोचना होती है यूटिलाइजेशन गैप को लेकर। 76% उपयोग का आंकड़ा वो है जो केंद्र ने राज्यों और मंत्रालयों को जारी कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर वास्तविक खर्च, एक्चुअल ग्राउंड लेवल एक्सपेंडिचर अक्सर काफी कम होता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। इस कम उपयोग का कारण क्या बताया जाता है? सरकार का स्पष्टीकरण होता है कि राज्यों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स UCs मिलने में देरी होती है। UC वो प्रमाण पत्र है जो राज्य सरकारें देती हैं कि उन्होंने फंड का सही इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि समस्या सिर्फ UCs की नहीं है,
बल्कि कार्यान्वयन में देरी और प्रशासनिक बाधाएं भी हैं। निर्भया फंड के तहत कौन सी प्रमुख योजनाएं वित्त पोषित की गई हैं? मेजर स्कीम्स फंडेड। गृह मंत्रालय MHA की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। गृह मंत्रालय MHA की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसका नंबर है 112। गृह मंत्रालय MHA की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, जो 8 बड़े शहरों में चल रहे हैं। गृह मंत्रालय MHA की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। विमेन हेल्प डेस्क्स WHDs, जो 10,000 से ज्यादा पुलिस थानों में स्थापित किए गए हैं। गृह मंत्रालय MHA की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स AHTUs, गृह मंत्रालय MHA की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। और फोरेंसिक्स के लिए DNA लैब्स का निर्माण। और MWCD की कौन सी योजनाएं हैं? MWCD, इसके तहत वन स्टॉप सेंटर्स OSCs और विमेन हेल्पलाइंस WHL को फंड करता है, जो अब मिशन शक्ति का भी हिस्सा है। न्याय विभाग की भी कोई योजना है? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसके तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स FTSCs स्थापित कर रहा है, खासकर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए। इनके अलावा रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय की भी कुछ परियोजनाएं हैं। तो विश्लेषण करें तो ये यूटिलाइजेशन गैप का असली कारण क्या है? सिर्फ वित्तीय लेखांकन का मुद्दा है या कुछ और? ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से परे है। इसके पीछे गहरी प्रशासनिक और संघीय बाधाएं हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फेडरल बॉटलनेक्स। राज्य और जिला स्तर पर अक्सर क्षमता की कमी होती है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। परियोजनाएं जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स काफी जटिल होती हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए मजबूत मशीनरी चाहिए, जिसमें अक्सर कमी पाई जाती है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, अंतर विभागीय समन्वय भी एक चुनौती होगी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई मंत्रालय और राज्य सरकारें शामिल हैं, तो समन्वय एक बड़ी चुनौती है। फंड का विकास हुआ है, ये सिर्फ प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव न रहकर अब सक्रिय प्रोएक्टिव उपायों पर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन ये समग्र दृष्टिकोण कार्यान्वयन को और जटिल बना देता है। तो निष्कर्ष क्या है? फंड की प्रासंगिकता बनी हुई है। हाँ, फंड राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। विमेन्स सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। लेकिन अब ध्यान सिर्फ आवंटन बढ़ाने से हटकर कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करने पर होना चाहिए। नीड टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम एलोकेशन टू ओवरकमिंग इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स। राज्य स्तरीय क्षमता को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग स्टेट लेवल कैपेसिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए यहाँ की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, वुमेन्स सेफ्टी, महिला सुरक्षा, गवर्नमेंट फंड्स, सरकारी फंड, इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स, कार्यान्वयन बाधाएं, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, केंद्र राज्य समन्वय और गवर्नेंस इश्यूज, शासन संबंधी मुद्दे। ये थे सामाजिक न्याय से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पहलू। अब हम अपने अंतिम खंड पार्ट डी यानी यूपीएससी एग्जाम कॉर्नर की ओर बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले इतिहास में आज का दिन 25 जुलाई, दिस डे इन हिस्ट्री, जुलाई 25। हाँ, आज के दिन 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और 1978 में आज ही के दिन लुइस जॉय ब्राउन, दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF तकनीक में एक मील का पत्थर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आज का दिन खास है। 1984 में स्वेतलाना सवित्स्काया अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी, फर्स्ट वुमन टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक। हाँ, सोवियत कॉस्मोनॉट थी वो। और 1956 में आज ही ट्यूनीशिया को फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्यूनीशिया। विज्ञान जगत से 1920 में आज रोजलिंड फ्रैंकलिन का जन्म हुआ था। DNA की संरचना को समझने में उनका योगदान अविस्मरणीय है, हालांकि उन्हें उसका श्रेय मिलने में देर हुई। सही कहा। और साहित्य जगत के लिए 1834 में आज ही महान अंग्रेजी रोमांटिक कवि सैमुअल टेलर कोलरिज का निधन हुआ था, ऑथर ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीना। ये सभी घटनाएं अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। प्रीलिम्स फैक्ट्स टुडे। जी, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1. रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स बट अ पेमेंट फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन राइट्स SC रूलिंग। 2. States can tax mineral-bearing lands under Entry 49 of the State List. Entry 49. 3. MMDR Act 1957 does not override states' power under Entry 49 SC ruling. 4.
India Maldives are discussing FTA and investment treaty. 5. Framework adopted in October 2024. Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership. 6. India's vision for IOR, Vision Mahasagar. 7. Parliamentary deadlock issue. Special Intensive Revision of Voter List in Bihar, SIR. 7. Parliamentary deadlock issue. 8. Rule 267 allows suspension of listed business in Rajya Sabha for urgent discussion, Rule 267. 7. Parliamentary deadlock issue. 9. GLOF stands for Glacial Lake Outburst Flood. 7. Parliamentary deadlock issue. Thus, CWC issued new GLOF safety guidelines for dams in 6 Himalayan states UTs. CWC guidelines. 11. Shukrayan Venus Orbiter Mission launch target March 29, 2028. Arrival July 19, 2028. 12. Key Shukrayan payload for high-res surface mapping. VSAR Venus S-band synthetic aperture radar VSAR. 13. Mission Shakti sub-schemes Sambal Safety and Samarthya Empowerment Sambal and Samarthya. 14. New components Nari Adalats under Sambal, Hub for Empowerment of Women HEW under Samarthya. Nari Adalats HEW. 14. New components. 15. Nirbhaya Fund is administered by DEA Finance Ministry, appraised by Empowered Committee under MWCD Secretary. ये थे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न है, खनिज कराधान पर हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बांध सुरक्षा के लिए केंद्रीय जल आयोग के नए दिशा निर्देश दोनों भारत के संसाधन प्रबंधन और संघीय राजनीति में बढ़ती जटिलताओं को उजागर करते हैं, जो आर्थिक आकांक्षाओं और जलवायु प्रेरित दबावों से प्रेरित हैं। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। The recent Supreme Court judgment on mineral taxation and the new Central Water Commission guidelines for dam safety both highlight the growing complexities in India's resource management and federal politics, driven by economic aspirations and climate-induced pressures. Critically analyze this statement. 250 words. ये एक अच्छा विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जो दो अलग-अलग मुद्दों को जोड़ता है। उत्तर की संरचना कैसी होनी चाहिए? स्ट्रक्चर देखिए, 250 शब्दों में लिखना है। इंट्रोडक्शन में कथन को संक्षेप में प्रस्तुत करें और बताएं कि आप कैसे विश्लेषण करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करें, ये कैसे संसाधन प्रबंधन, खनिज, संघवाद, राज्यों के अधिकार और आर्थिक आकांक्षाओं राजस्व से जुड़ा है। बॉडी पैराग्राफ 2 में CWC दिशा निर्देशों का विश्लेषण करें, ये कैसे संसाधन प्रबंधन, जल, बांध, संघवाद, राज्यों की भूमिका, केंद्र के दिशा निर्देश और जलवायु दबावों GLOF खतरा से जुड़ा है। बॉडी पैराग्राफ 3 में दोनों को जोड़ें, दिखाएं कि कैसे ये दोनों मामले भारत में बढ़ती जटिलताओं, आर्थिक जरूरतें, VS पर्यावरणीय सीमाएं, केंद्र VS राज्य को दर्शाते हैं। राज्य की क्षमता और केंद्र राज्य समन्वय के मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। कंक्लूजन में अपने विश्लेषण का सार प्रस्तुत करें और एक भविष्योन्मुखी कथन दें, जैसे कि संतुलित और सहकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दें। बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। श्रोताओं को निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। सार, राज्यों को किस संवैधानिक प्रविष्टि के तहत खनिजों वाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार है? ए. एंट्री 50 लिस्ट 1, बी. एंट्री 49 लिस्ट 2, सी. एंट्री 54 लिस्ट 1 और डी. एंट्री 23 लिस्ट 2। सोचिए, स्टेट लिस्ट, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। दूसरा प्रश्न, भारत और मालदीव के बीच अक्टूबर 2024 में अपनाए गए रणनीतिक ढांचे का नाम क्या है? ए. मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट, बी. स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव, सी. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप और डी. ब्लू इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इसमें इकोनॉमी और मैरिटाइम सिक्योरिटी दोनों शब्द थे। तीसरा प्रश्न, RBI के जुलाई बुलेटिन के अनुसार कौन सा क्षेत्र हाल के महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में नरमी के संकेत दे रहा है? ए. कृषि, एग्रीकल्चर,
बी सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर, सी विदेशी व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड, और डी उद्योग। याद कीजिए IIP का जिक्र हुआ था। चौथा प्रश्न, शुक्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शुक्र पर लैंडर भेजना, बी शुक्र के वायुमंडल, सतह और सौर पवन संपर्क का अध्ययन करना, सी शुक्र से नमूने वापस लाना, और डी शुक्र के चंद्रमाओं की खोज करना। ये एक ऑर्बिटर मिशन है। पांचवां और अंतिम प्रश्न, मिशन शक्ति की किस उपयोजना के तहत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन HEW स्थापित किए जा रहे हैं? ए संबल, बी सामर्थ्य, सी सखी, और डी सुरक्षा। HEW का फोकस किस पर था? एम्पावरमेंट। चलिए अब उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर है बी एंट्री 49 लिस्ट 2, दूसरे का सी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तीसरे का डी इंडस्ट्री, चौथे का बी शुक्र के वायुमंडल, सतह और सौर पवन संपर्क का अध्ययन करना, और पांचवें का बी सामर्थ्य। उम्मीद है श्रोताओं के उत्तर सही होंगे। एक्सप्लेनेशंस तो हमने चर्चा में कवर कर ही लिए हैं। हाँ, अब अंत में रिवीजन फ्लैश कार्ड्स, 10 महत्वपूर्ण बिंदु। फ्रंट, रॉयल्टी वर्सेस टैक्स, SC रूलिंग। बैक, रॉयल्टी इज पेमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन राइट, नॉट अ टैक्स. Allows states to tax mineral land under Entry 49. India Cements case 1989. Back. Overruled by recent SC judgment. Previously held royalty as a tax. PM's Maldives visit significance. Back. Resetting ties post India out. Focus on FTA, investment treaty, maritime security. Guest of honor at 60th Independence Day. RBI's rising tariff era warning. Back. Concern over global protectionism impacting trade. Highlights external sector fragility despite domestic resilience. CWC's GLOF guidelines focus. Back. Structural stronger spillways, retrofitting, and non-structural measures, EWS, EAPs, for 100+ dams in 6 Himalayan states, UTs. Proactive risk mitigation. Shukrayan's VSAR payload. Back. Venus S-band synthetic aperture radar for high-resolution surface mapping through clouds. Key instrument for science goals. Shukriyan mission timeline. Back. Planned launch March 29, 2028. Venus orbit insertion July 19, 2028. 4-year operational life. Mission Shakti Samarthya components. Back. Focus on safety security. Includes OSCs, WHL 181, BBP and new Nari Adalats, ADR. Mission Shakti, Samarthya components. Back. Focus on empowerment. Includes Shakti Sadan, Sakhi Niwas, Palna, PMMVY and new hub for empowerment of women, HEW. Nirbhaya fund utilization issue. Back. 76% allocated funds released, but ground-level utilization and impact questioned due to implementation bottlenecks and administrative hurdles. ये थे आज के रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। तो आज की चर्चा का समापन करते हैं। हाँ, आज हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बात की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त किया है, तो वहीं मालदीव के साथ भारत संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। RBI ने अर्थव्यवस्था की मिली-जुली तस्वीर पेश की है, घरेलू मजबूती के साथ वैश्विक जोखिम, और पर्यावरण के मोर्चे पर GLOF का खतरा वास्तविक है और CWC के दिशा निर्देश एक जरूरी कदम है। विज्ञान में शुक्रयान मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है और सामाजिक क्षेत्र में मिशन शक्ति का पुनर्गठन और निर्भया फंड की चुनौतियां महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के जटिल मुद्दों को सामने लाती हैं। बिल्कुल, और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार। जैसे जैसे भारत पर आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विकास की जरूरत हो या जलवायु परिवर्तन का असर या फिर संघीय तनाव, देश अपनी विकासात्मक जरूरतों, पर्यावरणीय स्थिरता और संघीय सद्भाव के बीच बेहतर संतुलन कैसे साध सकता है? हाउ कैन इंडिया बेटर बैलेंस डेवलपमेंटल नीड्स विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फेडरल हार्मनी अमिडस्ट ग्रोइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर निरंतर मनन की जरूरत है। ये सारी जानकारी न सिर्फ आपकी UPSC की तैयारी में मदद करेगी, बल्कि आपको एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बनाएगी। बिल्कुल,
इस चर्चा को समय निकालकर दोबारा सुनने पर जरूर विचार करें, कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्पष्ट होंगे। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें सहयोग दे सकते हैं, ताकि हमें चैनल लंबे समय तक चला सकें और आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।